आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर और मैं हूं खुशबू। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन में ना जाने कितने तरह के बदलाव आए हैं। ना सिर्फ हमारे निजी जीवन पर बल्कि हमारे रिश्तों पर भी इसका असर पड़ा है। लेकिन महामारी के इस दौर में हम खुद और अपनों को कैसे बचाएं और कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए तमाम तरह की जानकारी, सुझाव और सलाह मौजूद है। लेकिन क्या हर सलाह आपके लिए फ़ायदे की है? ज़रूरी नहीं। हालांकि एम्स के डॉक्टर का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के 3 दिन बाद लक्षण नज़र आने लगते हैं। इसके मरीजों को घर पर ही लक्षणों के आधार पर ठीक किया जा सकता है। कुछ को ही अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो घर पर किस तरह के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को आपको अपनाना चाहिए, ये जानना आज के दौर में इस तीसरी लहर में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। खासकर अब तो ज़्यादा चिंताएं बच्चों को लेकर है, क्योंकि इस लहर में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर धीरेन गुप्ता कहते हैं कि हफ्ते में 300 कोविड मरीज आ रहे हैं, जिसमें से 60 एडल्ट्स और 40 बच्चे हैं। वहीं कुछ हफ्ते पहले तक 80 मरीज एडल्ट्स होते थे और 20 बच्चे। तो ये आंकड़े आप देखकर खुद समझ सकते हैं कि बच्चे इस लहर में किस तरह से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, गर्भवती महिलाओं को लेकर भी रिपोर्ट्स आई हैं जो उन्हें सलाह देती है कि कैसे अपने आप को इस इन्फेक्शन से बचाना है। तो इस कोरोना संकट के बीच लोगों के मन में ये सवाल बार बार आ रहे हैं कि अगर घर के किसी सदस्य को कोरोना हो जाए या घर में कोई बच्चा कोरोना से संक्रमित हो जाए तो माता पिता उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि अगर माता पिता को कोरोना हो जाए तो उन्हें बच्चों से दूर कब तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। इन सभी सवालों पर बात आज करेंगे ताकि इस लहर में आप खुद को और अपने बच्चों का ध्यान रख सकें। तो आज हमारे साथ हैं हैदराबाद के फर्नांडिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर SVNS सौजन्य। डॉक्टर सौजन्य का एरिया ऑफ इंटरेस्ट नियोनेटल इंटेंसिव केयर और ब्रेस्ट फीडिंग है और इस फील्ड में कम से कम उनके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो स्वागत है डॉक्टर सौजन्य आपका आज तक रेडियो पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम, जैसे डॉक्टर ओमिक्रॉन पर और उसके अराउंड जो भी कोविड को लेकर अभी जिस तरह के हालात हैं, लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि घर पर जो है किस तरह से इलाज जो है हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में बदलाव आया है, आइसोलेशन पीरियड भी घटाया बढ़ाया गया है। तो यहाँ से सबसे पहले आगे जो भी हम सवाल करने वाले हैं उससे सबसे पहले तो मैं होम आइसोलेशन को लेकर आपसे पूछना चाहूँगी कि होम आइसोलेशन में अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, वो रह रहा है, तो होम आइसोलेशन में किस तरह के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में बदलाव आए हैं? मतलब जो घर पर रह रहे हैं उनको किस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो सजेस्ट अब की जा रही हैं पहली और दूसरी लहर के मुकाबले? जब हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर या थर्ड वेव की बात, तो ये वेव थोड़ा अलग होने वाला है और अलग भी दिख रहा है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो है बहुत सारे लोग अभी वैक्सीनेटेड है, तो जब कोई भी वैक्सीनेटेड होते हैं तो उनके ऊपर जो कोविड का असर होता है, प्रभाव होता है, वो बहुत ही कम, जिनको हम माइल्ड केसेस बोलते हैं, वैसे ही होते हैं। इसीलिए शायद हम यही होप कर रहे हैं कि इस बार ज्यादातर लोग सिर्फ होम आइसोलेशन से ही बेहतर होके बाहर आ सकते हैं और इन्हें एडमिशन या फिर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत ना पड़े। अभी होम आइसोलेशन में पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है, जैसे आपने बोले हैं, बहुत सारे चेंजेस या चेंजेस किए गए हैं। एक तो 7 days आइसोलेशन, सिर्फ 7 दिन का आइसोलेशन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रहे हैं। तो आपको सिम्टम्स अगर है, जैसे बुखार हो सकता है, सर्दी, रनिंग नोज, कॉफ हो सकता है और बॉडी पेन्स, कभी कभी किसी को लूज मोशंस या वॉमिटिंग्स भी हो सकते हैं। तो इनमें कोई भी सिम्टम अगर हो तो जिस दिन से हमारे सिम्टम्स शुरू होते हैं वहां से लेके 7 दिन तक प्रोवाइडेड उनका बुखार जो है उतरना चाहिए। अगर जब तक बुखार होता है तब तक तो पेशेंट इन्फेक्शियस हो सकता है, बट
2-3 दिन में बुखार उतर जाता है और बाकी के सिम्टम्स जो भी मैंने अभी बताए हैं वो बेहतर हो जाते हैं, तो वहां से पहले दिन से काउंट करके 7 दिन तक का आइसोलेशन अगर वो ये करते हैं तो वो काफी है। और ट्रीटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पहले या दूसरे लहर में हमने देखा है बहुत सारे ट्रीटमेंट्स थे, जैसे रेमडेसिविर था, प्लाज्मा दे रहे थे और स्टेरॉइड्स का बहुत सारा यूज हो रहा था। बट इस लहर में इन तीनों चीजों का रोल उतना कुछ ज्यादा नहीं है, तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, मतलब पेशेंट मरीज को जो कोई भी तकलीफ है उसका सिम्टोमेटिक इलाज होता है। जैसे आपको बुखार चढ़ रहा है तो उसके लिए पैरास्टामोल या डोलो 650 जो है अडल्ट के लिए वो यूज कर सकते हैं हर 6 घंटे में। बाकी का आपको सिर्फ अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, अच्छा खासा आपको लिक्विड डाइट लेना है। आपको जो भी घर में पका हुआ खाना होता है वही फ्रेश फूड आपको लेना है, कोई स्पेसिफिक डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। और जनरल वीकनेस है, अगर कुछ आपको वीकनेस है तो उसके लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वैसे भी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस लहर में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो सिर्फ बहुत सीवियर केसेस को है, जिनको 5 या 7 दिन के बाद भी 102 103 बुखार आ रहा है, उसके साथ साथ सैचुरेशन अगर बॉर्डर लाइन हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सिर्फ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो है एक कॉकटेल है जो सिर्फ डॉक्टर्स के पर्यवेक्षण में ही लेना पड़ता है। वो हमें घर में हम अपने आप तो ओवर द काउंटर खरीद के नहीं ले सकते हैं। आप ओवर द काउंटर घर में तो सिर्फ पैरासिटामोल, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, फ्लूइड्स, हाइड्रेशन, ओआरएस और होम कुक्ड सॉफ्ट फूड ले सकते हैं। बस यही चीजें हैं। जी। और अब बच्चों पे अब बस आपसे सवाल था, यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि बच्चों में अभी किस तरह के जो है लक्षण कोविड के दौरान देखे जा रहे हैं, और वो पहली दूसरी लहर के मुकाबले आपने क्या नोटिस किया है, कितने अलग हैं ये? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी भी जब हम ओपी में बच्चों को देखते हैं तो अभी भी पेरेंट्स का यही मानना है कि बच्चों को कोविड नहीं आता है। तो पहले इस चीज को जो है बदलना बहुत जरूरी है। बट इस लहर में जब हमने लास्ट 2 हफ्तों में हमने जो देखा है, हमारे अनुभव में बच्चों को भी सिम्टम्स इस बार आ रहे हैं, जैसे कि बुखार, बहुत हाई फीवर्स हो रहे हैं, 102 103 तक फीवर्स बुखार हो रहे हैं जो उतनी आसानी से नहीं उतर रहे। दूसरी चीज रनिंग नोज, कॉफ है, और थोड़े बच्चों को सिर्फ पेट में दर्द या बदहजमी के सिम्टम्स हैं और थोड़े बहुत लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स हो रहे हैं। बड़े बच्चे जो है, मतलब 8 साल के ऊपर के बच्चे, वो थोड़े बॉडी पेन्स का कंप्लेंट भी कर रहे हैं। तो ये है। बट जैसे हमने पहले और दूसरे लहर में देखा है, स्मेल चले जाना या फिर टेस्ट में कोई चेंजेस आना, टेस्ट पता नहीं चलना, खाने का मजा नहीं पता चलना, ऐसे सिम्टम्स तो इस बार हम नहीं देख रहे। और डॉक्टर, जैसे कि मान लीजिए घर में बहुत सारे बड़े लोग हैं और उस बीच एक बच्चा हो, उस घर में रह रहा हो, और बाकी सारे लोग कोविड पॉजिटिव हैं, तो उस वक्त बच्चों को अपने हिसाब से जो मेडिकेशन है पेरेंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपसे यही यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जब आप पूरे घर में सारे बड़े संक्रमित हो और एक बच्चा हो, तो उसको कौन से मेडिकेशन ना दें हम लोग, मतलब जो हम देते हैं और वो हमें नहीं करना चाहिए इस दौरान, कोविड के दौरान? तो एक तो चीज है, डेफिनेटली बच्चों का जब मामला हो तो डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन नियर बाय का ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। पैरासिटामोल, क्रोसिन आप देते हैं या फिर कोई सर्दी खांसी का, जुकाम का मेडिसिन आप प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन देख के देते हैं, फिर भी वो ठीक है। बट जो नहीं देना चाहिए वो डेफिनेटली है स्टेरॉइड्स, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारे अगर आरएमपी या लोकल प्रैक्टिशनर्स के साथ पास कोई जाते हैं तो उनको स्टेरॉइड का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया हुआ होता है, या फिर स्टेरॉइड्स का ओरल मेडिकेशन या सिरप्स देते हैं, या फिर कभी कभी नेबुलाइजेशन देते हैं स्टेरॉइड्स का। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर स्टेरॉइड्स को यूज करना है तो वो डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन, क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन के पर्यवेक्षण में ही करना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स क्या होता है, बेसिकली इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। तो अगर माइल्ड कोविड कभी कभी सीवियर बनने के चांसेस होते हैं, बहुत ही भयानक होता है स्पेशली छोटे बच्चों में, वो नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर, ये तो सवाल उन लोगों के लिए था जो सभी घर में पॉजिटिव हो और बच्चा पॉजिटिव ना हो, तब आपको क्या करने की जरूरत है? अगर मान लीजिए कि
क्या करें अगर बच्चे को कोरोना हो जाए और घर के बाकी सदस्यों को ना हो, बाकी मेंबर्स को ना हो, तो ऐसे में किन्हें बच्चों की जो है देखभाल करनी चाहिए? खासकर जो सिंगल पेरेंट होते होंगे उनके लिए ये जो पीरियड होता होगा वो बहुत मुश्किल भरा होता होगा। तो इसलिए बस यहाँ से सवाल ये कि अगर पूरे सदस्यों को कोरोना ना हो लेकिन बच्चों को हो जाए तो उनकी देखभाल के लिए कौन, मतलब किसको करनी चाहिए? टेक्निकली स्पीकिंग ये सिचुएशन थोड़ा इस लहर में होना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि जिस तेजी या रफ्तार से ये वाला जो कोविड है वेरिएंट्स जो स्प्रेड हो रहे हैं, इनका इन्फेक्टिविटी जो बोलते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे मरीज को या स्प्रेड होने की जो चांसेस है, संभावना बहुत ज्यादा है। तो एक ही घर में जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी हम बोलते हैं तो वो रहते हैं, उनको संक्रमण ना होने के चांसेस तो बहुत कम है, बट वेरी रेयर केस में अगर ऐसा हो तो एक चीज जैसे आपने मेंशन किया, सपोर्ट, मतलब हाउस हेल्प जब नहीं होता है, अगर अच्छे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो देखभाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो वो दूसरी चीज है। बट अगर सिंगल पेरेंट्स है, आप जैसे बताया है, हाउस हेल्प नहीं है, तो उस समय हमें तो देखभाल करना पड़ता है। बट पेरेंट जो अनइन्फेक्टेड है, जो कोविड नेगेटिव है, उनको पूरी प्रोटेक्शन यूज करनी पड़ेगी। सिंपल क्लॉथ मास्क तो तब काफी नहीं होता है, और 3 प्लाई मास्क जो हम नॉर्मल सर्जिकल मास्क बोलते हैं वो भी काफी नहीं होता है। तो डबल मास्क या फिर N95 प्रेफरेबली यूज करना चाहिए जब भी वो उस बच्चे की देखभाल के समय बच्चे के क्लोज सराउंडिंग्स में जब रहते हैं, जैसे उनको फीड करते हैं या फिर उनको दवाई देते हैं, उनके साथ सोना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली उनको अकेला हम नहीं छोड़ सकते, तो इन सब टाइम्स में उनको N95 या फिर डबल सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजेशन, बच्चों का कोई भी सेक्रीशंस वो पोंछते हैं, उनको सर्दी होता है, नाक बह रही है या फिर कोई उल्टी होती है, कुछ प्रॉब्लम है, लूज मोशंस हो रहा है, तो इन सब चीजों के बाद उस प्रॉपर अडल्ट को प्रॉपर प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। हैंड वॉश प्रॉपरली करना चाहिए, और उनके बाद टाइमली उनको अपना मास्क भी बदलना है, और उस मास्क को रीयूज नहीं करना है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है, रीयूज नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़े बहुत प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं, बट इनके बावजूद भी उनको संक्रमित होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और उनको जब सिम्टम्स शुरू होते हैं इमीडिएटली उनको अपने अडल्ट फिजिशियंस को कंसल्ट करके उनकी दवाइयां भी शुरू करनी चाहिए। जी। तो ये तो डॉक्टर उन बच्चों की बात हो गई जो मतलब नवजात नहीं है लेकिन हाँ वो बड़े हैं 5 साल से ऊपर मान लीजिए कि। पर बात नवजात शिशु की करें जो जिनकी जो माएँ हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, अगर वो माँ कोविड पॉजिटिव हो तो फिर उसको बच्चों को फीड करते वक्त या कहीं भी उसका ख्याल रखते वक्त, खासकर फीड करते वक्त क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? जब कोई भी सपोज अगर प्रेग्नेंट मदर्स या फिर रिसेंटली डिलीवर्ड मदर्स जो भी है, माएँ हैं जिनको कोविड अगर आता है, तो पहली चीज उनको क्या करना है कि बेबी को भी टेस्ट करना चाहिए। तो ये एक और लोगों में मिथ है कि बहुत से छोटे बच्चों को, जैसे नवजात शिशु होते हैं, उनका टेस्ट नहीं होता है या फिर उनको कोई अलग टेस्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों का इररेस्पेक्टिव ऑफ एज एक ही टेस्ट होता है जो हम स्वैब्स लेते हैं नाक में और गले से लेते हैं, RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन निकला है या फिर CB NAT, यही टेस्ट होता है सभी का इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, उसमें कोई बदलाव या चेंज एज के हिसाब से नहीं है। और नवजात शिशुओं का टेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि कोई अगर सिम्टम्स उन बच्चों में डेवलप होता है और हम टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बेबीज बता नहीं पाते कोई तकलीफ है, तो हम उनको मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है। रही बात बेबी को टेस्ट करने के बाद, अगर टेस्ट नेगेटिव निकलता है, बेबी नेगेटिव है लेकिन मदर पॉजिटिव है, तो तब एक ऑप्शन है जहाँ पे इस बेबी को जो दूसरे बाकी घर वाले हैं या अटेंडर्स है, कोई रिश्तेदार है जिनको कोविड नहीं है, उनके पास रखा जा सकता है, और माँ अपना दूध जो है वो एक्सप्रेस करके एक कटोरी में निकाल के टाइम टाइम को उनको दे सकती है, और वो जो दूध माँ का दूध होता है उसको वो चम्मच से या कप से पिला सकते हैं। बट जब भी वो माँ एक्सप्रेस करती है, जब उनको सिम्टम्स होते हैं, तो उनको डेफिनेटली N95 मास्क या डबल सर्जिकल मास्क पहनना होता है, और अपने ब्रेस्ट को एक्सप्रेस करने से पहले हाथ
अच्छी तरह से साफ करना है। और अगर उनको कोई खांसी आती है या सर्दी से नाक बहती है, अगर वो कुछ खांसते हैं, स्नीज करते हैं, तो इमीडिएटली अपने ब्रेस्ट को थोड़े गर्म पानी से साफ करके उसके बाद अपने हाथ फिर से अच्छे से सैनिटाइजर और हैंड वॉश से धो के उसके बाद एक्सप्रेस करके इमीडिएटली उसको, ये जो दूसरे लोग जो बच्चों का ख्याल रख रहे हैं उनको इमीडिएटली दे सकते हैं, ऐसा फ्रेशली एक्सप्रेस करके दे सकते हैं। बट अगर सिचुएशन ऐसा है कि ये नवजात शिशु भी पॉजिटिव है, तो माँ के साथ रूम इन करके माँ के रूम में कमरे में रख सकते हैं और माँ डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड, मतलब डायरेक्ट अपने छाती से बेबी को ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स अनेक है। तो कोविड वायरस अभी तक जो भी 2 साल में रिसर्च हुआ है उसमें कहीं पे भी ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा फैलने के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग देना हम बहुत ही कम सिचुएशंस में बंद करते हैं, जैसे माँ बहुत सिक है, जैसे वो ऑक्सीजन पे है या सीपैप पे है, वेंटिलेटर पे है, ऐसी विपरीत अवस्था में ही हम ब्रेस्ट फीड को बंद करते हैं, वरना तो ब्रेस्ट फीड देना जरूरी है। 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं, अगर आप उसमें नवजात शिशुओं के भी कुछ चीजें ऐड कर सके तो खान पान को लेकर जैसे आपने कुछ गंभीर लक्षण बताए, जो आम लक्षण बताएं, उन सबको देखते हुए खान पान में भी क्या बदलाव करने की जरूरत है बच्चों के? ये तो बहुत ही सही सवाल है, बहुत ही रिलेवेंट है इन टाइम्स में, क्योंकि आजकल तो हमारी जिंदगी जो है स्विगी और जोमेटो पे चलती है। ये नीड ऑफ द आवर भी हो चुका है, और कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम्स के और जंक फूड, आउटसाइड फूड का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो होता है, फर्स्ट बदलाव अगर हमें कुछ लाना है, हेल्दी ईटिंग जो हम बोलते हैं उसकी तरफ हमें अगर बदलाव करना है, तो पहले जो है ये बाहर का खाना, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर्स, पास्तास या फिर बाहर का पकाया हुआ रोड साइड फूड, इन सब चीजों को हम अगर बच्चों को देने से मना करें या ना दिए, तो ये बहुत अच्छा बदलाव है, सही बदलाव है। फर्स्ट स्टेप जो हम बोलते हैं वो है। दूसरी चीज जो है, घर में बनाया हुआ फ्रेश फूड हमेशा अच्छा होता है, उसमें पौष्टिकता बहुत ज्यादा होती है। और जब हम बात करते हैं कलर्ड वेजिटेबल्स, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे भरे जो वेजिटेबल्स होते हैं, पालक या फिर कोई सब्जी या फिर कैप्सिकम, देन कलर्ड में हम कैरेट्स लेते हैं। तो ऐसे कलर्ड वेजिटेबल्स में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, इम्यून बूस्टिंग एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनका हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 दिन का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, अगर हम नेचुरली बेबीज का इम्यूनिटी हम बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी चीज जो है, शाकाहारी हो या मांसाहारी, अपने चॉइस के हिसाब से हम दोनों चीजों में इम्यून बूस्टर्स नेचुरली फूड के द्वारा हम दे सकते हैं। अगर मांसाहारी है तो अंडा या फिर नॉन वेजिटेरियन जो भी मीट हो, उनको घर में बनाया हुआ मीट जो भी है वो दे सकते हैं हफ्ते में 3-4 बार। बट अगर वेजिटेरियंस है, स्पेसिफिकली दूध, दही और फ्रेश फ्रूट्स, सभी सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं उनका प्रयोग इंक्लूड कंपलसरी करना चाहिए, और दाल्स और जैसे मैंने बोला कलर्ड वेजिटेबल्स, इन सब का प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर, एक परेशानी दही और नारंगी, मतलब जो ठंडी चीज़ें हैं उनको लेकर होती है कि इसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। तो एक बार मैं इस पे आपसे क्लियर करना चाहूँगी इस धारणा को जो ये रहती है, कितना सही अप्रोच है ये सोचना कि ठंडा मतलब सर्दी ज़ुकाम ये इन सब चीज़ों से हो जाएगी तो इसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स में ये एक मानना है कि अगर संतरा खिला दें या मौसम्बी दे या दही दे दे या फिर केला खिला दे तो इनसे सर्दी खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो इन चीजों को नहीं देना है। ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है। ओनली थोड़े लोगों को कुछ स्पेसिफिक फूड से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से जब भी वो फूड खाए तो उनको थोड़े एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। बट जब आप नोटिस कर रहे हो आपके बेबी को या आप खुद पे, अगर आप रिपीटेडली खाने से आपको कोई सिम्टम नहीं हो रहा है, बस घर में कोई बोल रहा है कि मत खाओ इनसे सर्दी हो जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
दही या कर्ड या योगर्ट जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं और हमारे डाइजेशन, जो हमारे पाचक शक्ति होता है, उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो इससे हमें नेचुरली फाइटिंग पावर्स अच्छे मिलते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड ना करें। ओनली थिंग फ्रेश देना चाहिए। अभी दही हम दे रहे हैं तो फ्रिज में का 2-3 दिन का दही खाएंगे तो थोड़े बहुत खराश हो गया या फिर गले में किचकिच हो गया तो हो सकता है, बट फ्रेशली जब जमा हुआ कर्ड आप देते हैं बेबीज को तो उससे इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ती है। तो यही चेंजेस आप फूड में कर सकते हैं। ओके। और मैम अभी जिस तरह से हालात हैं, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे, उनको सब समझ में तो आता है क्योंकि घर में आइसोलेटेड रहना इतना आसान नहीं है। तो इस बीच बस एक ये भी समझना चाहूंगी कि बच्चों के मानसिक रूप से उन्हें कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये कोरोना का जो प्रभाव है मानसिक रूप से हम देखा जाए तो हर एज ग्रुप के बच्चों के ऊपर हम देख रहे हैं। एक तो ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे लोग बहुत सारा सेल फोन या फिर वीडियो गेम्स या फिर टैब्स, मोबाइल्स और टीवीज को एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो उन चीजों में बहुत ज्यादा अपने आप को एंगेज कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई डाइवर्शन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बाहर जाने का नहीं है। तो इन चीजों से थोड़े बहुत मानसिक तनाव हो रहा है, थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा अग्रेशन बढ़ रहा है या फिर कभी कभी कोई अनएक्सप्लेन्ड डर या फियर्स जो होते हैं कि क्या होने वाला है। सो ऐसे फियर्स हैं। जैसे आपने बोला है 5 साल के ऊपर के बच्चे समझ सकते हैं, तो हाँ ये बात तो सही है। तो ये एक दिन में जब कोविड पॉजिटिव हो जाता है फैमिली, तो जब हम समझाएंगे तो उतना बदलाव उनमें नहीं आता है। बट ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। 2 साल से बच्चे देख रहे हैं कि वर्ल्ड में इतने सारे चेंजेस दुनिया भर में हो रहे हैं। तो जब हम पेरेंट्स हमेशा बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं, फर्स्ट रोल मॉडल हमेशा माँ होती है और उसके बाद फादर होते हैं। तो घर में जैसे माँ बाप बिहेव करते हैं उन्हीं से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं उनको देख के। तो जब हम ऐसे एजुकेशनल थिंग्स बात करते हैं, कोविड ऐसे हो रहा है, 2 साल में बहुत सारा बदलाव आया, इसके लिए हमें ऐसा करना चाहिए और हमें अपने आप को ऐसे एंगेज करना चाहिए। होम प्ले हम कर सकते हैं। सपोज पूरी परिवार पॉजिटिव है बट सिम्टोमेटिक नहीं है, ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड है, तो वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी घर के कामों में, घर के खेल कूद में ही बाहर बिना गए वो अपने आप को एंगेज कर सके। एक तो इन चीजों से क्या होता है, गैजेट्स से दूर उनको हम कर सकते हैं जो बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज जो है फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। बहुत सारे जंक फूड जो ये स्विगी या जोमेटो में ऑर्डर करके खा के, ऊपर से खेल कूद ना होने से ये मोटापा के प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कि आपने इस पर एक डिटेल बातचीत की, और जो कि अभी नीड ऑफ द आवर भी है कि कैसे घर पर अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो अपना बचाव कर सकते हैं कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर, और ख़ासकर जो बच्चे इस बार इस दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो घर पर इलाज और देखभाल के क्या क्या सही तरीके हो सकते हैं ये डॉक्टर सौजन्या ने आपको समझा दिया। इस बात पर गौर करिएगा और देखभाल में देरी तो बिल्कुल भी नहीं करें। ज़्यादा दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और सही इलाज लें। फिलहाल आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटते हैं। कोई और ऐसी समस्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उससे जूझ रहे हों और ये चाहते हो कि बाकी लोगों को अवेयर किया जा सके, तो अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। ईमेल पता नोट कर लीजिए, aajtakradio@. ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।